बीम डिफ्लेक्शन मालूम करने के लिए मेथड ऑफ सुपरपोजिशन पर हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। अब हम इस मेथड का इस्तेमाल स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के लिए करेंगे। तो ये लेक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम पर मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करने के बारे में है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के केस में हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम एक्सटर्नल रिएक्शन मालूम कर लें, और वो मालूम करने के लिए हम स्टैटिक्स का और इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के केस में हम एक्सटर्नल रिएक्शन मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटर्नल रिएक्शन ज़्यादा होते हैं और इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस कम होती हैं। तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन जब हम इस्तेमाल करेंगे इस केस में, तो हम जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो हम निस्बतन आसानी से और निस्बतन जल्दी मालूम कर सकेंगे। अपनी बात को हम एक मिसाल से वाज़ेह करेंगे। तो कंसिडर करें कि हमारे पास एक रियल लाइफ सिचुएशन है, यानी कि एक बीम है। ये एक सिविल स्ट्रक्चर है और इस बीम पे 3 सपोर्ट हैं। इसको अगर हम स्केच करें अपने तरीके से तो कुछ इस तरह का केस होगा कि ये एक बीम है ABC। इस पर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है और पॉइंट A पर, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर ये सपोर्टेड है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती हैं वो तो 2 होती हैं और यहाँ पर 3 अननोन फोर्सेस होंगे, तो हम इनको सॉल्व इतने आराम से नहीं कर सकते। तो तरीका हम ये इस्तेमाल करेंगे कि ये रिएक्शन A पर, B पर और C पर निकालने के लिए कि हम इसमें से किसी एक को, मिसाल के तौर पर जो बीच वाली जो सपोर्ट है, इसको हम रिडंडेंट या अजाफ़ी या फाजिल करार दे देंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक अपवर्ड फोर्स से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो गोया कि अब ये बीम जो है ABC, ये एक सिंपली सपोर्ट बीम बन गई है, जिसमें एक तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है डाउनवर्ड, और उसके अलावा एक अननोन कंसंट्रेटेड फोर्स बिल्कुल मिडल में अपवर्ड लगी हुई है। और चूंकि हमें पता है कि बीम की डिफ्लेक्शन का पैटर्न अगर हम देखेंगे तो बीम का डिफ्लेक्शन पॉइंट A पर, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर 0 होगा, तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे पास जो नॉन सोल्यूशन हैं सिंपली सपोर्ट बीम के, वो दोनों केसेस के हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स अगर लगी हुई हो उसका भी हमें नॉन सोल्यूशन पता है, और अगर कंसंट्रेटेड फोर्स बीच में लगी हुई है तो उसका सोल्यूशन भी पता है। तो हम इन दोनों की वजह से इनको अलग अलग अप्लाई करते हुए इन दोनों की वजह से जो बीम के सेंटर में डिफ्लेक्शन होगा वो मालूम कर लेंगे। ये बात ध्यान में रहे कि W नोन है और RB अननोन है। जब हम ये दोनों डिफ्लेक्शन पता कर लेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन हमें पता है कि वो 0 होना चाहिए, जिस तरह हमने पहले कहा कि पॉइंट B पर जो y की वैल्यू है वो 0 है। तो इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हुए या इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें RB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W पता कर लेंगे। जब हमें RB की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम पूरी बीम पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के हम रिएक्शन फोर्स RA और रिएक्शन फोर्स RC भी निकाल सकते हैं। जब हमें ये सारी फोर्सेस पता चल जाएंगी तो फिर हमने जहाँ कहीं भी डिफ्लेक्शन या स्ट्रेसेस निकालनी हो तो हम निकालने की पोजीशन में होंगे। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे इस प्रोसीजर को समझना और भी आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन एट A एंड B। तो पॉइंट A पर बीम फिक्स्ड है, यानी यहाँ पर एक फोर्स और एक मोमेंट है। पॉइंट B पर जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स है। बीम के बिल्कुल सेंटर में फोर्स P जो है वो लगी हुई है। P की वैल्यू हमें पता है, बीम की लेंथ L हमें पता है, और बाकी चीज़ें यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता है। हमसे ये कहा गया है कि जो एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पर होंगी इन सपोर्ट की वजह से पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, वो हमें मालूम करके बताएं। चूँकि ये एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस 3 हैं तो ये बीम जो है वो स्टैटिकली
इनडिटर्मिनेट है। सोल्यूशन स्ट्रेटजी ये होगी कि हम इन तीन में से किसी एक को भी रिडंडेंट ले लेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम जो पॉइंट बी पर जो रिएक्शन फोर्स है जिसका नाम हम आर बी रख देते हैं वो रिडंडेंट है। तो हम करेंगे ये कि आर बी को रिडंडेंट लेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, और जो पॉइंट बी पे जो डिफ्लेक्शन है, पॉइंट बी वही है जहाँ से हमने वो फोर्स रिडंडेंट करार दी है। तो पॉइंट बी पे जो डिफ्लेक्शन है इस फोर्स पी की वजह से वो हम मालूम करेंगे। अब ये बीम चूँकि अब कैंटिलीवर बीम बन गई है तो हमारे पास सोल्यूशन इसके मौजूद हैं कि इस फोर्स पी की वजह से डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे क्या होगा। उसके बाद हम फोर्स पी को रिमूव कर देंगे और ये रिएक्शन फोर्स आर बी लगा देंगे, और आर बी की वजह से जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है वो हम मालूम कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसका नाम वाई पी रखा था और यहाँ पर हम इसका नाम वाई आर बी रखेंगे। उसके बाद हमें पता है अपनी नॉलेज से, इंजीनियरिंग नॉलेज से, कि यहाँ पर जो बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो होगा। तो यानी कि वाई पी प्लस वाई आर बी जो है वो ज़ीरो होगा। इसको हम इस्तेमाल करते हुए आर बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे, और जब आर बी की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट ए पे जो दो एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स और मोमेंट हैं वो भी हम मालूम कर लेंगे। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ये है कि इस कैंटिलीवर्ड बीम का डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे निकाला जाए इस फोर्स पी की वजह से। तो जो बीम की आधी लेंथ है लेफ़्ट हैंड से लेके मिडिल तक, ये तो कैंटिलीवर का काम करेगी और बीम जो है वो बेंड होगी, जबकि यहाँ से लेके बीम के मिडिल पॉइंट से लेके बीम के राइट एंड तक जो बीम है वो रोटेट और ट्रांसलेट करेगी। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास नॉन सोल्यूशन है, और हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो है PL/2 क्यूब बाई 3EI नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद यहाँ पर मिडिल में जो स्लोप है वो है PL/2 होल स्क्वायर ओवर 2EI, और इसको हम जब इस लेंथ L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशनल जो डिफ्लेक्शन है इस जगह पर वो हमें मिल जाएगा। टोटल डिफ्लेक्शन होगा ये डिफ्लेक्शन प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन, और इसकी वैल्यू होगी -5PL क्यूब ओवर 48EI। जब ये हमने मालूम कर लिया तो हम फोर्स P जो है वो रिमूव कर देंगे, और जो फोर्स RB है जो कि अननोन है वो लगा लेंगे, और हम YRB की वैल्यू निकालेंगे। तो ये चूँकि कैंटिलीवर्ड बीम है पूरी, और जो हमारा सोल्यूशन है वो है PL क्यूब ओवर 3EI, तो P की जगह यहाँ RB लगा हुआ है, तो RB L क्यूब ओवर 3EI ये जो है डिफ्लेक्शन है, और ये चूँकि RB अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है यानी कि अपवर्ड है। अब हम इस्तेमाल करेंगे YP प्लस YRB इक्वल टू 0, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट B पे वो 0 है। तो वो जब हमने किया तो है -5PL क्यूब और 48EI प्लस RB L क्यूब ओवर 3EI इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वाहिद अननोन जो है वो RB है, तो RB की वैल्यू आ जाएगी 5/16P। जब ये हमें पता चल गया तो हम जो यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स RA, और यहाँ पे जो रिएक्शन मोमेंट है MA वो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे ये कि जो एक फिक्स सपोर्ट को भी हम रिमूव कर देंगे, और इसकी जगह जो अननोन रिएक्शन फोर्सेस हैं और मोमेंट है वो लगा देंगे, यानी कि ये यहाँ पर PMA पता है, और अब हमें 5/16P जो है पॉइंट B पे जो अपवर्ड फोर्स लगी हुई है वो भी पता चल गया। यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो RA है, और जो रिएक्शन मोमेंट है वो MA है। अब हम पूरी बीम पर इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। तो पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन जो है वो 0 के बराबर है। तो जो फोर्सेज हैं वो एक RA है और एक 5/16P है, ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, और एक फोर्स P है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ नेगेटिव P आ गया, और इन तीनों फोर्सेस को सम करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए, और यहाँ से हम RA की वैल्यू 11/16P निकाल लेंगे। दूसरी जो कंडीशन है वो है कि मोमेंट किसी भी पॉइंट पर, हमने यहाँ A पॉइंट पर ली है, A पर लें तो वो 0 होगी। तो जो मोमेंट आएगी वो इस फोर्स की वजह से आएगी और इस फोर्स की वजह से आएगी, और एक ही मोमेंट MA खुद मौजूद है। 5/16P जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट देगी, उसका मोमेंट आर्म जो है वो L है,
तो ये +5/16 PL हो गया। ये फोर्स P जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगी, इसका मोमेंट R/L/2 है, तो -P × L/2 हो गया। और ये जो मोमेंट है ये प्लस है, तो +ma, और इन सब को सम करेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए। और यहाँ से हम अननोन मोमेंट ma = 3/16 PL ये पता कर लेंगे। तो गोया एक्सटर्नल रिएक्शन RB 5/16 P, RA 11/16 P और MA 3/16 PL हमें मालूम हो गए, और यूँ हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम रिएक्शन फोर्स जो पॉइंट बी पे था सिर्फ उसी को लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई और रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन मोमेंट को भी रिडंडेंट ले सकते हैं। शर्त सिर्फ ये होगी कि जब वो रिडंडेंट फोर्स हम हटा दें तो बीम जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो जाए और उसकी जो शक्ल है वो किसी नॉन सॉल्यूशन के जैसी हो। पहले केस में हमने कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट किया था, तो अब हम इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो अगर हम जो है वो बीम को में से मोमेंट जो MA यहाँ पे लगी हुई थी इसको रिडंडेंट लें तो बीम जो है वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि ये आपके सामने है। ये हमारी ओरिजिनल बीम है। और अगर हम मोमेंट जो अभी पता नहीं है पॉइंट A पर जो MA मोमेंट है, अगर हम इसको रिडंडेंट के तौर पर लें कि ये अप्लाई हो रही है और ये फोर्स P जो नोन है ये अप्लाई हो रही है, तो बाकी जो बीम की शक्ल है वो सिंपली सपोर्ट बीम वाली शक्ल होगी। तो इसको फिर हम अगर इस तरह लें तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि पहली बार हम ये MA हटा देंगे और हम इस सिंपली सपोर्ट बीम पर जो फोर्स P लगी हुई है उसकी वजह से जो लेफ़्ट एंड पर जो स्लोप है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमें बुक में दिए होते हैं उसमें ये हमें पता है कि लेफ़्ट एंड पर स्लोप की वैल्यू क्या है। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि इस फोर्स P को भी हटा देंगे और इस मोमेंट को लगाएंगे। इस मोमेंट को लगाने की वजह से जो यहाँ पर स्लोप होगा उसका नाम हमने MA θma रख दिया, तो वो हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्लोप हम निकालेंगे वो MA की टर्म्स में होगा, जबकि यहाँ पर जो स्लोप θP जो हम निकालेंगे वो नॉन टर्म्स में होगा क्योंकि P हमें नॉन है। तो अब हम जब इन दोनों सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो शर्त ये होगी कि θP + θma का जो टोटल है वो 0 होना चाहिए। और वो क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि फिक्स सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर पॉइंट A पर जो स्लोप है वो भी 0 है और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है y डायरेक्शन में वो भी 0 है। तो इस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो हम MA मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे और MA जो हमें मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ P मिलेगा। तो जब हमें ये MA मिल जाएगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर A पर और यहाँ पर यानी B पर अननोन रिएक्शन फोर्स लगा के और इक्विलिब्रियम कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए RA और RB निकाल लेंगे। अपना लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं 2 बातों का जिक्र करूंगा। एक तो ये कि जब आप जो रिडंडेंट रिएक्शन है उसको जब आप हटाएं तो बीम या तो कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्ट हो, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन मुहैया हैं वो इन्हीं 2 तरह की बीमों के हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्रॉब्लम में तो जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी थी वो सिंगल थी, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जहां डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वो डबल हो या इससे ज़्यादा हो। तो उस केस में फिर जाहिर है कि हमारे जो अननोन रिएक्शन फोर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, बल्कि 3 से ज़्यादा होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो उसी हिसाब से जो है ना हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात को हम अपने किसी अगले लेक्चर में ज़रूर बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।